नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 को चुनाव को लेकर लगातार हलचलें चल रही हैं और चल रही हैं यहाँ पर तैयारियां, रणनीति बनाने की, जनता से संवाद करने की, जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने की और जनता से कुछ पाने की। कुछ क्या, बहुत कुछ पाने की, क्योंकि जनता ही जनाधार देती है और जनता ही बताती है कि आपको हमने कितना समझा है और आपकी बातों पर कितना यकीन किया है। बातों की बात इसलिए करती क्योंकि यहाँ पर लोग बातें बहुत करते हैं, पर चूंकि यहाँ पर चुनाव है तो बातें का और वादों का यहाँ जो एक तरीका है और जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, सबकी अपनी नीति है और सबकी एक ही रणनीति है कि जो वादे हैं उस पर जनता मुहर लगाए और परंपरा जो चल रही है या फिर उस परंपरा को बदले या फिर नई परंपरा की शुरुआत हो। 24 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, पर उसके पहले हमें पता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है और हो सकता है कि जम्मू और कश्मीर में भी ऐतिहासिक चुनाव हो जाएं। खैर, अब चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे कि नहीं होंगे ये बड़ा प्रश्न है, पर यहाँ पर फिलहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के हिसाब से कुछ नए नए संयोग सामने आएंगे, कुछ नए परिणाम सामने आएंगे। वो परिणाम जो अभी हिमाचल में सामने आए थे, वो परिणाम जो अभी गुजरात में सामने आए थे, वो परिणाम जो अभी कर्नाटक में सामने आए थे और वो परिणाम जो 2022 में 10 मार्च को सामने आए थे। योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने थे और 37 साल पुराने मिथक को तोड़ दिया था और तमाम ऐसी किरवंतियां भी तोड़ी थी जिसको लेकर कहा जाता है कि अगर फलाने जिले में कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो दोबारा सरकार नहीं बनती है। पर तमाम ऐसी किरवंतियां, तमाम ऐसी बातें यहां मुख्यमंत्री तोड़ते नजर आए। पर चूंकि चुनाव है, चुनाव में वादों का दौर भी जारी रहेगा, रिपोर्ट कार्ड का दौर भी जारी रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है रणनीति पर काम करने का दौर भी जारी रहेगा और रहना भी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में सबके लिए व्यवस्थाएं हैं। आज जो हमारा विषय है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर इस विषय के माध्यम से तमाम चीजें स्पष्ट की जाएंगी। क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री ने जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, उसके बाद जो संबोधन किया, उस संबोधन के माध्यम से उन्होंने विपक्ष को निशाना साधा ही साधा और खुद भी कहा कि अगले साल हम फिर लाल किले की प्राचीर से 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराते नजर आएंगे। अब विश्वास है कि आस है या आत्मविश्वास है, पर जो भी है उसको लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के संबोधन को आड़े हाथों ले रहा है। वो कह रहा है कि इनका विदाई भाषण है और विदाई भाषण में इस तरह की बातें हो जाती है। अगर इन्होंने काम किया होता तो जनता के सामने होता। अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करें या संकल्प की बात करें, इनने केवल जनता को ठगा है। अब ठगा है या नहीं ठगा है वो फैसला फिलहाल 24 के चुनाव के बाद जनता जनार्दन के आशीर्वाद के रूप में नजर आ जाएगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का दावा कर रही है और इस बार बीजेपी के नया नारा कि अब की बार 400 पार। अब 400 पार होगा कि नहीं होगा ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है, पर एक बात तो स्पष्ट है कि विश्वास, आत्मविश्वास और अति विश्वास में केवल आ का अंतर है। वो आ जो स्वयं के विश्वास को पैदा करता है, वो आ जो जरूरत से ज्यादा विश्वास को पैदा करता है वो घातक हो जाता है। अभी विश्वास किसका लिए कितना घातक होने वाला है और किसके लिए फायदेमंद होने वाला है और ये आत्मविश्वास रहेगा, विश्वास रहेगा, अति विश्वास रहेगा, 24 के चुनाव में पता चल जाएगा। और यहाँ पर लाल किले की प्राचीर की तिरंगा फहरने के बाद संबोधन जो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है और यही आज हमारी चर्चा का विषय है। और उस चर्चा के विषय को शुरुआत करने से पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के कुछ अंश सुनते हैं जिससे आपको इस डिबेट की चर्चा का जो विषय है, जो मुख्य बिंदु है, वो समझ में आएंगे। कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने
आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद। इसका चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास है। लाल किले में फिर से तिरंगा फहराने की आस है। अब ये आस है, विश्वास है, आत्मविश्वास है, ये अति विश्वास है। फैसला जनता जनार्दन करेगी। फिलहाल यही हमारी आज की महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है कि आधार क्या है, क्योंकि यहाँ पर विश्वास के लिए आधार बहुत जरूरी है। यहाँ पर आस के लिए आधार बहुत जरूरी है, और बिना आधार के कोई विश्वास या कोई आस पूरी नहीं हो सकती है। और वो आस जनता से तभी लगा सकते हैं जब जनता के लिए आपने काम किया हो। तो जनता आपके काम को यहाँ मोहर लगाएगी या नहीं लगाएगी, ये भी जनता जनार्दन के हाथ में है। क्योंकि जनता के मुद्दों पर यहाँ बात भले ही कम हो, पर राजनीति की बात हमेशा होती है। और हमने हमेशा देखा है जनता के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कभी संजीदगी से बात नहीं की जाती, कभी गंभीरता से बात नहीं होती। रोटी कपड़ा और मकान का वादा होता है, पर वो वादा भी मुफ्त की राजनीति तरफ चला जाता है। मुफ्त की राजनीति हमारे देश के लिए घातक है, और शायद देश का आम जन नागरिक भी जानता है। खैर, महत्वपूर्ण चर्चा विषय है फिर से तिरंगा फहराने की आस, विश्वास, आत्मविश्वास या अति विश्वास। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके, सबसे रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से सफार हुसैन अपनी बात रखेंगे, समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, रालोद से प्रवक्ता रजनीकांत मिश्रा अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में यहाँ पर सैयद मोहम्मद तकी अपनी राय देंगे, और प्रवक्ता कांग्रेस उनके फॉरवर्ड प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी अपनी महत्वपूर्ण राय इस कार्यक्रम में अपनी देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल सफार भाई से। सफार भाई, क्या हाल है इसको? विश्वास, अति विश्वास, आत्मविश्वास या जनता से आस? निर्धारण आपको करना है। ज्यादा तो नहीं बोल गया मैं? नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं गौरव भाई जी, सभी को मेरा नमस्कार जी। और 15 अगस्त की आपके चैनल से मैं सभी को बधाई देता हूं। जी, देखिए, मोदी जी का जो भाषण है और जो उन्होंने कहा, वो उनका विश्वास है। क्या बात है। और मैं ये कहूँगा कि विश्वास इसलिए है कि ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मुझे उम्मीद थी आप यही जरूर बोलेंगे। जी, नहीं, ये देखिए, इसी पर तो मोदी जी ने जो नारा क्या दिया, बात है, जी। पहला प्रधानमंत्री है जो जिसने नारा दिया और उस पर काम किया। क्या बात। ये पहली बार। और आज तक आपने देखा होगा कोई भी प्रधानमंत्री जो इस देश में हुए अब तक, किसी ने इस तरह का उत्साह नहीं दिखाया होगा कि अगले वर्ष हम आएंगे और यहीं पर आकर के भाषण देंगे। अच्छा अच्छा। तो ये मोदी जी ने जो काम किया, इस देश के लिए जो काम किया, क्या बात है। और उसको जनता ने देखा, और ये विश्वास है मोदी जी को अपने इस देश की जनता पर। अच्छा, पूरा विश्वास है कि 400 प्लस सीटें जीतकर 24 के चुनाव में भारतीय जनता। अच्छा, आप भी बोले 400 पार, अब की बात 400 पार प्लस 400 प्लस पार बोल लीजिए। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लिया है वो जीतेंगे, और 400 प्लस सीटें या 400 पार जो आप कह रहे हैं, आप देखिएगा, ये मोदी जी का विश्वास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का विश्वास है कि ये सीटें हम जीत कर आएंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। और मोदी जी ने जो कहा है उसको हम पूरा करेंगे कि अगले वर्ष आप देखिएगा, इसी चैनल पर मैं आपके साथ बैठा हूंगा और मोदी जी भाषण दे रहे हैं। अच्छा, तो भाई छोटा सा मासूम सा सवाल मेरा ले लीजिए। मासूम इसलिए बोलूँगा कि मासूम है मैं, और ये मासूम सवाल ये है कि जब आप 80 सीट जीतेंगे उत्तर प्रदेश की, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो तमाम बड़े नाम हैं जो पिछले दशकों से यहाँ चुनाव जीते चले जा रहे हैं। ऐसा क्या चमत्कार कर देंगे आप मुरादाबाद में? ऐसा क्या चमत्कार कर देंगे आप संभल में? ऐसा क्या चमत्कार कर देंगे आप कन्नौज में? ऐसा क्या चमत्कार कर देंगे आप मैनपुरी में? देखिए, आपने नगर निकाय का चुनाव नहीं देखा। नगर निकाय चुनाव की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। आपने देखा नहीं, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, हाँ, अलग नहीं, उसको जोड़ेंगे। जो मेयर हुए हैं, अच्छा, उस पे तो मेयर चुनाव जुटा देंगे आपको? मेयर के चुनाव पर आप देख लीजिए, हाँ, और जो बाकी नगर पंचायतें उनको आप देख लीजिए। और जो आप बता रहे हैं, जो बड़े लोगों, सबको जनता ने देखा, क्योंकि जनता, सफार भाई, निकाय चुनाव यार मत दिलाइए ना, मैं आपको आंकड़ा जनता ने देखा कि किस तरह से इस देश को कहां पहुंचाया है। और पहली बार इस भारत की जनता और भारत का नागरिक ये महसूस कर रहा है और ये गर्व कर रहा है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हो। अच्छा, ठीक है। सफार भाई, निकाय चुनाव आपने मुझे याद दिला दी तो थोड़ा सा बता दूं आपको। निकाय चुनाव में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका जो परसेंटेज, वोट परसेंटेज है, वो आपसे ज़्यादा है। तो आपके लिए सुख का क्षण है,
सुख की बात है या दुख की बात है, थोड़ा बता दीजिए। मैंने निकाय चुनाव की बात कैसे मैं आपको याद दिला निकाय दिया। चुनाव के मैंने मेयर का उदाहरण दिया है। अच्छा, मेयर ही जो है जो सबसे यानी मेयर जीत गया तो आप जीत मेयर गए। 18 मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं, हाँ, ठीक है ना, उन्हीं को मैं बता 17 रहा हूं। है। और चलिए 17 है। हाँ, हाँ, और बाकी आप जो नगर नया बना दिया पंचायत तो अलग नगर बात है। पंचायत अध्यक्ष हैं उनको आप देख लीजिए। और अगर निर्दलीय जीते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा नहीं है। अच्छा। सपा बसपा और कांग्रेस के लिए खतरा है कि उनको नकारा है, क्या बात। भारतीय जनता पार्टी को नहीं नकारा है। अच्छा, यानी निर्दलीय जीते हैं, उनको नकार दिया, आपको नहीं नकारा, क्या बात। ठीक है, तो आपसे जुड़ जाएंगे आके भविष्य में क्या? ये उनके ऊपर चलिए निर्भर ठीक करता है, है। चलिए ठीक है। रविंद्र भाई, जी, ये विश्वास है इनका, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो यही विश्वास उन्होंने कहा है कि अब की बार 400 पार, और 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों की बयार। तो तमाम नाम तो आपके फिर बह जाएंगे इस तरह से, कैसे देखेंगे भाई? 80 सीट अगर जीत जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी उत्तर प्रदेश में? भाई 4 बार यहाँ शासन करने वाली समाजवादी पार्टी को इस तरह इन्होंने बोल दिया कि इस बार 80 पार, 400 पार और 80 सीटों की बयार। इतना विश्वास है, आस है, आप इसको कैसे देखते हैं? खुशफहमी में रहना भी नहीं है, जी, एक प्रकार का रोग भी है। अच्छा, रोग भी है। अच्छा, रोग है, क्या बात है। इस पे ना जाएं। अगर आप चलिए इसी को बढ़ाना मैं चाह नहीं रहा था। नहीं, अब रोग बोल दे तो बढ़ाऊंगा होता भाई, क्या इलाज तो है करूंगा इसका। कि भारतीय जनता पार्टी आप एक झूठ बोल देती है तो सारे विपक्षी उसी झूठ को झूठ साबित करने में उलझ जाते हैं। अच्छा, तब तक वो अपना काम कर जाती है, फिर एक नया झूठ बोल देती है, उलझ जाती है। तो मैं उसमें उलझने का आदी नहीं हूँ। चलिए ठीक है। एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने तानाशाह और निरंकुश शासकों पे एक शोध किया था। अच्छा, एक बात निकल के आई थी कि ये 2 प्रकार के लोग अपने राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से भ्रष्टाचार और झूठ का सहारा लेते हैं। क्या बात है। अब आते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जी, लाल किले के प्राचीर से बोला। जी, सबसे आपत्तिजनक एक बात थी कि आज तक जब से मैं देखता आ रहा हूँ कभी भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे कुर्सियां खाली नहीं रहती थी। अच्छा, अब की कुर्सियां खाली दिखी। विपक्ष नहीं गया होगा ना, इसलिए। नहीं, विपक्ष गया था तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था। भर दे दे। क्योंकि ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। विदेशों में जाता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अच्छा, दूसरा विषय, एक दिन पहले जिस विषय को लेके मरसिया मना रहा था पूरा भारतीय जनता पार्टी जी, पूरे देश में, जी, और पूज्य गांधी जी को और आदरणीय नेहरू जी को कोस रहे थे, जी, 24 घंटे बाद उसी घटना पर जी, 56 इंच का सीना चौड़ा करके बोल रहे थे। अच्छा, ये है मानसिक विकृति कह सकते हैं अच्छा, इसको। रोग है। अब वो भाषण दिया उन्होंने, 5 मिनट के बाद ही उन्होंने इस बार मणिपुर का नाम ले लिया। अच्छा, चलिए। पूरा जो समय दिया केवल 1 मिनट, अच्छा, अच्छा, अपने लगभग 1.5 घंटे के भाषण में जी, 1 मिनट के बाद वो घूम के कुछ भी मणिपुर पे नहीं बोले, जबकि मानव त्रासदी और स्त्री अस्मिता से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय था। बिल्कुल विषय है, बहुत बड़ा विषय है। एक अपेक्षा थी या हमेशा ही होता रहा है कि जो प्रधानमंत्री होता है जब लाल किले की प्राचीर से बोलता है, चाहे वो गणतंत्र दिवस पे बोल रहे हो चाहे स्वतंत्रता दिवस पे, तो अपने संकल्प पत्र के बारे में बोलते हैं। एक शब्द भी नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा, 15 मिनट तक भूतकाल में बोलते रहे, 15 से 45 मिनट तक भविष्य काल में बोलते रहे। इसके बाद लोगों को सपने दिखाते रहे और अपनी आत्ममुग्धता का प्रदर्शन करते रहे। अच्छा, 2 झूठ बातें बोली उन्होंने। उन्होंने कहा 1000 साल पहले इस देश पे आक्रमण हुआ था, तब से गुलाम है। अच्छा, अगर आप देख लीजिए तो अभी ये 2023 चल रहा है ईसा के बाद में। जी, बिल्कुल। उससे पहले भी हमारे ऊपर जो आक्रमण हो गया था, यूनानी आक्रमण हुआ था जी, और मगध पूरा उत्तर भारत लगभग कब्जा कर लिया था। कर लिया गया था। हाँ, 200 पहले, ईसा से 200 वर्ष पहले। जी। तो मोदी जी को अगर उनको किसी ने गलत झूठ भी लिख के दिया था तो यह नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि ठीक है। उस आक्रमण से भारत की जनता का कुछ भी लेना देना नहीं। ठीक है। उसके बाद आज से 2000 वर्ष पहले शक लोग आक्रमण करते हैं और यहाँ शासन करते हैं और बहुत ही विभीषिका आती है। जी,
बाद में शक लोगों का क्या हुआ बताते हैं। कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं यहीं समाहित हो गए, कुछ लोग कहते हैं भाग के सेंट्रल एशिया में चले गए। आज से 1500 वर्ष पहले हूणों ने इस पे आक्रमण किया, इस देश पे जी। और मुझे लगता है जिस विवेचिका की चर्चा ये लोग कल करके मसीहा मना रहे थे, उससे ज्यादा अतिवाद किया था हूणों ने। इन सब का जिक्र नहीं कर पाए, खाली 1000 साल में उसको समेट के रख गए। दूसरा झूठ बोला उन्होंने, वंदे भारत को बुलेट ट्रेन बोल दिया। अच्छा, अगर वंदे भारत बुलेट ट्रेन है तो जिस बुलेट ट्रेन की बात आप कर रहे थे वो क्या चीज है? अच्छा, एक प्रधानमंत्री से ये किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं थी। अच्छी गाड़ी बुलेट ट्रेन चलती है ना, बुलेट ट्रेन जैसी चलती है, हो सकता है। अब बुलेट ट्रेन जैसी चलती है कि ईंटा फेंक के देखिए कि बुलेट है कि नहीं तो पता लग जाएगा। अभी हुआ था। अच्छा, अयोध्या जी से पहले ईंटा उंटा फेंक दिया था तो बता दिया किसी दूसरे पार्टी के लोग थे। अच्छा, तो उसका सब बुलेट पन्ना निकल के चला आया था। अच्छा, और उस बुलेट ट्रेन में ना शायद आप भी ना बैठ सकते हो, हम भी ना बैठ सकते हो। इतना किराया कर दिया लखनऊ से यहाँ के बीच। चलिए ठीक है, जिसको बैठना वो बैठेगा। अब एक सेकंड में कहता हूँ, जो सबसे जरूरी था संकल्प पत्र जी, क्योंकि संकल्प पत्र पे ही माना जाता है कि सरकारें बनती हैं। लेकिन अपने संकल्प पत्र पे एक भी शब्द नहीं बोला जो बहुत आवश्यक था। मैं बहुत शॉर्ट में गिना देता हूँ, उसमें से 10 पॉइंट जल्दी गिना दीजिए। हाँ, जल्दी गिना दे रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कुछ भी नहीं बोले। 10,000 नए किसान उत्पादक क्षेत्र घोषित हो जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य दे देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को पेंशन योजना देंगे, सीमांत किसानों को, कुछ भी नहीं दिया। 0% पर किसानों को ब्याज देंगे 1 लाख तक का, कुछ भी नहीं हुआ। सिंचित रकबा बढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। प्रत्येक ब्लॉक में एक अटल टिकटिंग लैब बनाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बोले। प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान बनाएंगे बोले, लेकिन अभी भारत की 20% आबादी के पास ही पक्का मकान है। सच नहीं बोले जी। उन्होंने कहा आयात निर्यात को दुगना कर देंगे, लेकिन निर्यात को दुगना कर देंगे, लेकिन उसके बरक्स आयात को नहीं बोले जहां में बहुत घाटा है। फिर कहा गंगा मैया को स्वच्छ कर देंगे। माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें पूरा भ्रष्टाचार हो गया, तो इसमें उनको बोलना चाहिए। जी धन्यवाद। रविंद्र भाई, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और निश्चित रूप से जैसा विपक्ष को हमला बोलना चाहिए हमला बोला, पर इनके विश्वास का तोड़ क्या है आपके पास? क्योंकि 80 सीट की बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं कि अगले साल फिर हम तिरंगा फहराएंगे। तो इनके इस विश्वास का तोड़ क्या है समाजवादी पार्टी के पास? क्योंकि यहाँ पर केवल आरोप से काम नहीं चलना है, कुछ रणनीति बनाइए। कम शब्द बता दीजिए, मैं मलिक भाई को लेता हूँ। देखिए, हमारी रणनीति का परिणाम आ चुका है। अच्छा, तो उसको कहाँ आया है परिणाम, बता दीजिए। बता रहे हैं, अभी शफाकत भाई ने उसको भी बोल दिया। देखिए, बिना पाकिस्तान के तो कोई शब्द ही नहीं पूरा होता है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान से मोदी जी के बहुत व्यक्तिगत रिश्ते हैं, और एक महिला भी आ गई है। अच्छा, सारी इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन करके उसको भी इवेंट बनाए हुए हैं। अब जो आपने विषय पूछा था, जल्दी बोल दीजिए। क्या पूछा था, मैं तो भूल ही गया। चलिए, आप भूल गए तो आपको क्या मैं कहूँ? मैंने बोला था विश्वास का जवाब क्या है आपके पास? चलिए, तो मैं बता दे रहा हूँ उसका। विश्वास होता है, विश्वास का कोई जवाब थोड़ी ना होता। अच्छा, क्या बात है। हाँ। तो जो हम लोगों ने दुर्गति कर रखी है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, 17 में तो हरा देते हैं दोनों मुख्यमंत्रियों के घर में घुस के। चलिए, लोकसभा का चुनाव 19 में हरा देते हैं 10 सीटें। चलिए, लेकिन तब भी ये 50% पाते हैं। जब विधानसभा का चुनाव होता है 41% कर देते हैं। रामपुर तहस नहस कर दिया। और जिसको कर देते हैं, ये अगर बीच में बोलने का ये मतलब होता है कि व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इससे आगे सुनने को तैयार नहीं है। दूसरा विषय ये है, इन्होंने बताया कि हम जीत गए निकाय चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश का सबसे खराब प्रदर्शन 30% लेके, अगर ये विजय है, मैंने याद दिलाया इनको। हाँ, तो ईश्वर करे ऐसा ही विजय मिले। इनको याद दिलाया मैंने अभी निकाय चुनाव का। ठीक है मलिक भाई, सबको सुना आपने, सपार भाई को सुना और रविंद्र भाई को ही सुना, पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो बयान है, संबोधन है, उसके लिए क्या राय है और विश्वास का किस तरह जवाब देंगे? क्योंकि बड़ा विश्वास है कि दोबारा तिरंगा फहराएंगे 2024 में। जी, और करना भी चाहिए, लेकिन उनका विश्वास नहीं बोल रहा था, उनका अहंकार बोल रहा था। अहंकार बोल रहा था।
जिस प्रधानमंत्री ने देश को बर्बाद करने का काम किया है, वो फिर सपना देख रहा है कि एक बार फिर 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन देश की जनता ये मन बना चुकी है, इस बार इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। वो क्यों दिखाएंगे? क्योंकि इनका जो भाषण था उसमें उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया और विपक्ष पे उन्होंने हमला किया। एक शब्द था करप्शन, दूसरा वर्ड था शब्द था तुष्टीकरण और तीसरा था परिवारवाद। करप्शन पे तो बोलने का प्रधानमंत्री अधिकारी खो चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले उन्होंने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया और उसी के एनसीपी के नेता को उप मुख्यमंत्री बना के महाराष्ट्र में 2 दिन पहले उसकी पीठ थपथपाई। और आजाद भारत में पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा घोटाला स्टॉक मार्केट में हुआ एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट की आधार पे, तो एक उद्योगपति जो कि मोदी जी के मित्र हैं, उनके 12 लाख करोड़ रुपया डूब जाता है 1 महीने में। तो भ्रष्टाचार की तो बात न करें तो बहुत ही अच्छा है। 1 किलोमीटर 250 करोड़ रुपए में बना रही है द्वारका एक्सप्रेस में मोदी सरकार, ये खुद सीएजी कह रहा है। तो केवल इनका झूठ और फरेब और धोखा, यही इनका लेखा जोखा है 9 साल का। और दूसरा इन्होंने तुष्टीकरण का उदाहरण दिया। तुष्टीकरण बहुत हुआ है, तुष्टीकरण से देश बर्बाद हुआ है। तुष्टीकरण का अगर उदाहरण समझना है तो आप जय शाह को उठा लीजिए। 1 साल में 50 लाख से 80 करोड़ उसके खाते में कैसे आ गए? उसके अंदर क्या काबिलियत थी जो बीसीसीआई के सबसे ताकतवर पद पे वो आदमी पहुंच गया? और तुष्टीकरण का दूसरा उदाहरण अडानी है। आप 20 साल का उसका रिकॉर्ड उठा दीजिए। तब जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री, तो कैसे उसकी संपत्ति बढ़ी। अब प्रधानमंत्री बने तो देश को कैसे लुटवाया जा रहा है। तो तुष्टीकरण के 2 उदाहरण दिए मैंने आपको। और परिवारवाद की बहुत बात करते हैं। जब परिवारवाद पे वो भाषण दे रहे थे तो राजनाथ सिंह जी सामने बैठे थे, उनका चेहरा देखने लायक था। अनुराग ठाकुर उनके सामने बैठे थे, उनका चेहरा देखने लायक था। पीयूष गोयल उनके सामने बैठे थे कैबिनेट मंत्री, उनका चेहरा देखने लायक था। धर्मेंद्र प्रधान उनके भाषण को सुन रहे थे लाल किले की प्राचीर के नीचे, उनका चेहरा देखने का लायक था। सबके माँ बाप इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे। और दूसरा, मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। परिवारवाद का जन्म ही भाजपा ने किया है। सबसे पहले परिवारवाद को या अकाली दल को लेकर आए, फिर शिवसेना को लेकर आए अपने साथ, पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। पंकजा मुंडे, पंकज सिंह, कितने उदाहरण में दे सकता हूं। तो प्रधानमंत्री 4 दिन पहले बोलते हैं कि दरभंगा में एम्स खुलवा दिया है और फिर बोलते हैं कि मिजोरम में आईआईएमसी बनवा दिया है। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के पद पे बैठा हुआ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोलता है और गोदी मीडिया उसका प्रचार और प्रसार करती है। और भाजपा के प्रवक्ता इतने बेशरम हो चुके हैं कि उस झूठ को आगे बढ़ाते हैं। चले मैंने भाई, ये गोदी मीडिया बोलने तो बड़ा तकलीफ होती है भाई। ये कौन सी मीडिया है, गोदी मीडिया और अच्छी मीडिया, मैं समझ नहीं पाता हूँ कई बार। खैर, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 161 नंबर पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत आ चुका है 180 देशों की सूची में। जो सरकार से सवाल नहीं करते, जो विपक्ष से सवाल करते हैं और जो जेन्युइन मुद्दे नहीं उठाते देश के, वो गोदी मीडिया है। जी ठीक है भाई। सैयद मोहम्मद तकी भाई, आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पर होता क्या है, संघर्ष जब भी करते तो कोई ना कोई ऐसा मामला ऐसा हो जाता है कि उसको लेकर लगातार सरकार आप पर हमला करती रहती, बीजेपी को एक मौका मिल जाता है। पर जिस तरह से यहाँ पर विश्वास दिखाते प्रधानमंत्री बोले हैं, आम आदमी पार्टी ग्रुप में आपकी क्या राय है और कैसे देखते हैं? और इनके विश्वास को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी क्या नीति होने वाली है? क्योंकि बड़ा विश्वास उन्होंने बताया है कि अगले साल तिरंगा फहराएंगे। सैयद मोहम्मद तकी। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ। क्या बात है। आज से 5 साल पहले आज उनकी मृत्यु हुई थी। वो एक युग पुरुष थे, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। और आज जो है हमारे अरविंद केजरीवाल जी का अवतरण दिवस भी है जी, उनका जन्मदिन भी है, तो उनको शुभकामनाएं भी। चले हमारे शुभकामनाएं। और जी दूसरी बात है कि एक शेर है कि दोनों ही हालात में कयामत है जिंदगी, एहसास से कमतरी हो या एहसास से बरतरी। क्या बात। जब आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और वो घमंड में डूब जाता है, तो वही ओवर कॉन्फिडेंस, वही घमंड उसको ले डूबता है। अच्छा। प्रधानमंत्री जी जिस तरह के बयान देते हैं, कभी कभी मुझे दिल चाहता है मैं उनके कान में कहूँ कि प्रधानमंत्री जी, आपको पता है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या मोदी जी, आपको पता है आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप जो बोल रहे हैं उसको पूरा देश सुन रहा है, उसको पूरा विश्व सुन रहा है। और ये देश विश्व अच्छा करता है कि प्रधानमंत्री बोलता है
किसी भी देश का, तो सही ज्ञान देता है, सही नॉलेज देता है। और ऐसे कई अनेक मौके आए जिसपे प्रधानमंत्री जी ने सही डेटा, सही ज्ञान, सही बात नहीं बताई लोगों को, अपने ही लोगों से अच्छा। से झूठ बोला, जो बड़ा दुख होता है देख के। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश में, विदेशों में जाके बोले कि हर साल IIM बन रहा है, जबकि इन्हीं की सरकार का डेटा कह रहा है 5 साल में भारत में एक भी IIT, एक IIM नहीं बना जी। इन्होंने कहा दरभंगा में और पटना में एम्स बन गया है, जबकि दिखाया गया वहां खाली मैदान है, वहां एम्स नहीं बना हुआ है। अच्छा। इन्होंने खुद कहा कि पहले टैक्स लगता था दूध के ऊपर, दही के ऊपर, चावल के ऊपर, आटे के ऊपर, हमने टैक्स खत्म कर दिया और GST में देखिए टैक्स के दायरे में सब आ गए। तो प्रधानमंत्री जी की किस बात पे विश्वास करें हम? चले। और एक बात तो उन्होंने ठीक सही कही कि 2015 हर साल आएगा और 2015 में हर साल कोई ना कोई, हम तो आएंगे, कोई ना कोई प्रधानमंत्री तो आएगा जो ध्वजारोहण करेगा और देश को संबोधित करेगा। अच्छा। हर बार, हर 10 साल के बाद, हर 5 साल के बाद जो बदला है, सरकारें बदली हैं, देश बदला है और प्रधानमंत्री भी बदलेंगे और नरेंद्र मोदी भी बदलेंगे। और क्योंकि अब देश से बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है, पूरा देश ये मन बना चुका है कि हमें ऐसी झूठी पार्टी से, भ्रष्टाचारी पार्टी से, जो भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचार के जंजाल में फंसी हुई पार्टी है, जो बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी है, उससे छुटकारा चाहिए और जनता को रिजल्ट चाहिए। चले ठीक है, जनता चाहती है सबको असर, ये असर। चले अगले टर्न पे पूछूंगा आपसे। हमारे साथ रजनीकांत जी जुड़े हुए हैं। रजनीकांत जी, सबसे बेबाक राय हमेशा देते हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि यहाँ पर आपकी राय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब INDIA बनाया जा रहा था, उसके पहले भी लगातार जयंत चौधरी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लेकर तमाम तरह के भ्रम भी फैलाए जाते हैं। आप लोगों ने कहा कि नहीं, भ्रम है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जब वो मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं तब भी कहा जाता है वो कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर तमाम चीज़ें सामने निकल के आती हैं और फाइनली उनकी तरफ से बयान भी आया कि INDIA के साथ हैं। पर जिस तरह से यहाँ प्रधानमंत्री का संबोधन है, क्या राय है आपकी? और यहाँ पर 400 पार की बात भी हो रही है और 80 सीट जीतने की बात भी हो रही है। कुल मिला के तीनों मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह देखते हैं रजनीकांत जी, और क्या राय है आपकी? देखिए, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं पहले आपके माध्यम से जी, आप सभी को, जी, साथी जो बैठे हैं सब लोगों को, जी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है जी। देखिए, लाल किले से जो भाषण होता है स्वतंत्रता दिवस पर, जो प्रधानमंत्री बोलता है वो देश का प्रधानमंत्री बोलता है, बिल्कुल, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बोलता जी। और लोग आशा करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री देश की उपलब्धि के बारे में, जी, देश में क्या क्या घटनाएं हुई, हमारी नीति क्या है, ये सारी चीज़ों को पूरा देश सुनता है। एक लोगों को ललक होती है कि आज 15 अगस्त है, आज झंडारोहण होगा, और ये लोग अपने टीवी चैनलों पर बैठे रहते हैं, देश की जनता बैठी रहती है। लेकिन जिस तरह से मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, तो ऐसा लगा कि भाजपा का लीडर चुनावी प्रचार कर रहा है। ऐसा प्रचार कर रहा है? इनकी बात में कहीं कोई सत्यता नहीं थी। अच्छा। जितनी बातें थी, जैसे मणिपुर थी, एक बड़ी घटना थी, उस पर थोड़ा इनको टाइम देके बोलना चाहिए था। देश की जनता को आश्वस्त करना चाहिए था, उनको उम्मीद बनानी चाहिए थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं। अच्छा। अभी आपने तो 10 गिनाए हमारे सभा के भाई प्रवक्ता जी ने। देखिए, पहले तो इनको 2 करोड़ रोजगार के बारे में बताना चाहिए था नौजवानों को, जो आज सबसे परेशान है जी, कि हमने जो वादा किया था वो कितना पूरा किया और नहीं किया तो कारण क्या रहा। अच्छा। आप क्यों नहीं देश से सफाई दे दिए कि मैं नहीं कर पाया, उसके पीछे ये कमी रही, ये कमी रही, मैं क्यों नहीं कर पाया, ये बात ये नहीं कर सके। अच्छा। इस तरह से, जिस तरह से लग रहा था कि कल चुनाव है और कोई भाजपा का बड़ा नेता चुनावी रैली को संबोधित, अरे आज अंतिम दिन प्रचार का है, ये लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा ही लग रहा था। अच्छा, अच्छा। कि ये कोई नेता जो है भाजपा का बड़ा नेता, ये देश के प्रधानमंत्री कम और भाजपा का कोई बड़ा नेता के प्रकेट सीट जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए अपना प्रचार कर रहा है। अच्छा। और देखिए, हम आपको एक बात बता दें, महत्वाकांक्षी अच्छी बात है, महत्वाकांक्षा होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, लेकिन जो उसके आगे अति शब्द लगता है ना, अच्छा, ये खतरनाक होता है। अच्छा। इसका इतिहास गवाह है। और प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी कहीं कहा आते हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार में गए तो कैसे सिकंदर यहीं मारा। अच्छा। वो जानते हैं कि ये चीजें जो 10-20% पढ़े लिखे लोग हैं, इस पे कुछ चर्चा करेंगे, बाकी लोग बसों में भर के अपने घर ले गए कि बिहार में तो सिकंदर मारा गया, आज पता चला है। अच्छा। जबकि वो कभी सतलज से पार नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। सुनिए, प्रधानमंत्री जी मगहर में, हम वहां मौजूद थे, हमको पूर्वांचल राज्य पर इनको ज्ञापन देना था, हम लोगों ने दिया भी था।
तो उसमें इन्होंने क्या बोल दिया कि संत कबीरदास, गुरु नानक और ये गुरु गोरखनाथ एक साथ मीटिंग करते थे। अच्छा 2-2, 3-3 सौ साल के अंतर है। अच्छा क्या समझते हैं आप देश की जनता को? आपको देश की जनता ने दोबारा प्रधानमंत्री चुना है। आपको इस पर बात करना चाहिए कि विश्वास देश की जनता में बनाइए। अच्छा और यह निश्चित है कि आपकी आज हमने लोगों को चैनल बदलते देखा है अब आपकी भाषण पे जी कि हटाओ यार, बहुत हो गया, अच्छा बहुत हो गया। बहुत हो गया। अच्छा कितनी बार सुनेगा एक ही बात आदमी? अच्छा अभी मैं आ रहा था, तमाम टीवी यूट्यूबर और ये चैनल वाले अभी आप ही के कार्यालय के पास और दुनिया भर के चल रहे थे, लोग बोल रहे थे। तो आप इस तरह का काम क्यों करते हैं? हम लोग को भी बेइज्जती लगती है कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। अच्छा आपको कोई गलत कहे, हैं तो हमारे प्रधानमंत्री। तो विश्वास से क्या दिक्कत है आपको? विश्वास तो है। नहीं नहीं, कैसे विश्वास है? आपको विश्वास नहीं है क्या? नहीं नहीं, कैसे विश्वास है? जो पीछे बैठ के प्रधानमंत्री कुछ भी बोल रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, अच्छा। कैसा विश्वास है? अच्छा ये पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा। ये देश चला रहे हैं। अच्छा ये इनको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आपकी विदेश में क्या छवि बन रही है। आप रोज दिखाते हैं कि विदेश में मैं कहां चला गया, मैं G20 का अध्यक्ष बन गया। अरे भैया, अरे भैया जी। बनो, ये बड़ी गर्व की बात है। मिश्रा जी यहाँ पर सपार भाई बोल रहे 80 सीट जीत रहे हैं। नहीं नहीं, 80 तो जीते क्या होगा आपका 80 भाई? जीते, ये कुछ और बढ़ा लें, 110 जीत लें तो 30 जिले कहाँ से लाएंगे? इसमें बढ़ा लें 80 सीटें फिलहाल अभी। और जीत लें, हाँ। 110 कर लें, सीटें 110 बना लें। अच्छा। प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी रातों रात नोट बंद कर सकते हैं, रातों रात कुछ भी कर सकते हैं। चलिए। ये भी कर लें, उसमें कौन सी बात, ठीक और है, बढ़ा। जी। लेकिन ये एक प्रधानमंत्री का भाषण, अच्छा देखिए, मैं एक दल के प्रवक्ता के नाते और सबसे बड़ा मैं एक हिंदुस्तान की जनता होने के नाते, क्या बात है, एक नागरिक होने के नाते चलिए। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक। और ये देश की बेइज्जती है। ठीक है। सवाल भाई प्रवक्ता के रूप में बोल दिए, जनता के रूप में बोल दिए, इनको अच्छा नहीं लगा। देखिए ये हर वो अच्छा लगेगा कैसे? क्योंकि बोल रहे हैं अति विश्वास है, अति लगा हुआ है, और ये अति विश्वास आपको नुकसान करने वाला है। 400 पार की बात कर रहे हैं, 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, कह रहे जनता को अच्छा नहीं लगेगा। जब जनता को अच्छा नहीं लगा तो आपको वोट नहीं मिलेगा, और वोट नहीं मिला तो परंपरा बदल जाएगी। गौरव भाई ये हर रूप में बोलने का अधिकार रखते हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बता पाएंगे कि इनके दल की स्थिति क्या है, कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। अच्छा, नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसमें कितनी मैंने सीटें जीता, जीत के आपकी आए। सीट जीता। हाँ। अरे मैंने नगर निगम में चुनाव जीता, नगर पालिका में विधायक जीता। कितने हैं आपके? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए ना। पार्टी, अभी तो मैं आपका आपकी अयोध्या में पार्टी, जीता। आपकी मैं तो पार्टी का अयोध्या में अस्तित्व जीत क्या गया। है? हाँ। आपकी पार्टी का अस्तित्व क्या रह गया है? मैं तो अयोध्या में जीत और गया सीट। आप क्या बात करते हैं? जितनी गाथा इन्होंने सुनाई वो ठीक है। अरे अपनी गाथा जगह क्या है? पर- मन की पीड़ा है भाई, नहीं, गाथा मन- क्यों बोलते हैं मन आप की लोग? पीड़ा नहीं, मन की गाथा- पीड़ा नहीं, गाथा सत्यता है। असल में है क्या कि आप देखिए, जैसे सपा के प्रवक्ता थे, हाँ। उन्होंने पूरा बता दिया कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, हम जनता के लिए करेंगे, विपक्ष के लिए नहीं करेंगे। अच्छा। ठीक है। अरे विपक्ष भी जनता ही है भाई, अलग से पैदा हो गया ये विपक्ष- क्या? नहीं, हम लोग तो- विपक्ष हम लोग होता तो- है। देखिए, अरे विपक्ष ये कौन सी होता बात है है। गोपाल भाई? विपक्ष विपक्ष होता जनता ही है। का नाम- देखिए गौरव भाई बोलने दीजिए फिर आप। नहीं तो आप यहाँ पर विपक्ष को जनता नहीं बोल ये रहे हैं। विपक्ष है, और विपक्ष को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। ठीक है? विपक्ष को तो और दुश्मन मानते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो इन्होंने बताया, विपक्ष को कि दुश्मन मानने वाली इन्होंने- पार्टी इन्होंने सब भाजपा बता है। दिया कि विपक्ष प्रधानमंत्री ही आवास राजनीति करने योजना, वाली पार्टी भाजपा प्रधानमंत्री है। आवास योजना, विपक्ष को हटाने वाली देखिए, बीजेपी है। तकी भाई, प्लीज प्लीज तकी तकी भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए। तकी भाई, जवाब इनको देना आपने है। शेर सुनाया, मेरा भी शेर सुन लीजिए। हाँ सुना लीजिए। नती हाल की हमें जब अपनी खबर, रहे ढूंढते दूसरों के ऐब हुनर, हाँ। पड़ी जब अपनी बुराइयों पे नजर, तो नजर में कोई बुरा ना रहा। चलिए क्या बात, ठीक है ना, अपनी तरफ देख लीजिए। देख लीजिए। तो समाजवादी पार्टी बता रही है कि ये नहीं किया, ये नहीं किया। कि मैं पूछ रहा हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा गठबंधन किया, हाँ। ठीक है, और बताने लगे कि राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ आ रही है, वो अभी तक नहीं आई। अरे आप 24 का चुनाव में कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ ही महीने रह गए हैं। आपने जनता के बीच में जाने का क्या एजेंडा तैयार किया है? आप मोदी जी के विश्वास को कैसे तोड़ेंगे, ये बताने के लिए सक्षम नहीं है इनमें से कोई भी। अच्छा, कांग्रेस के लोग जो बैठे हुए हैं, हाँ। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हैं, और ये 80 सीटें यहाँ पर आकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये कैसे आएंगे? अच्छा। इनको तो जनता ने वैसे ही नकार दिया। अच्छा, ठीक है, अब पद यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा, सारी यात्राओं में मगन है, लेकिन ये नहीं बताएंगे किस एजेंडे के साथ आ रहे। चलिए। कोई भी दल ये बताने को तैयार नहीं है कि हम किस एजेंडे के साथ मैदान में उतरेंगे। बस सिर्फ गठबंधन, चलिए ठीक है। गठबंधन, चलिए। और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है चलिए। ये क्षेत्रीय दल और गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं चल, है। ठीक है, इसलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है, विश्वास रहेगा, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सवाल में मेरे सवाल लीजिए, फिर कांग्रेस भाई को जी, लेता हूँ। आपका सवाल। आपने कहा कि ये किस तरह आएंगे। आपको पता है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा जनाधार किसको मिला था? सवाल भाई पता है आपको? जी, भारतीय लोकतंत्र में आम चुनाव में सबसे बड़ा जनाधार किस पार्टी को मिला था? आपको पता है?
जब मिला था उस वो दौर और था। मैं आपको याद दिला रहा हूँ। नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मुझे डिक्टेट मत करिए प्लीज, सुन लीजिए। किसको मिला था? कांग्रेस को मिला था। दूसरी बात यहाँ पर आपने कहा कि कैसे आएंगे, तो आपको पता होगा आपकी भी सरकार रही है कई बार कम दिनों के लिए, कई ज़्यादा दिनों के लिए रही है। इस बार 10 साल का कार्यकाल आपका है, पर उसके पहले कांग्रेस थी, तो कोई ना कोई वजह तो होगी। पर अगर आएंगे तो जनता ही तो लेकर आती है, तो जनता के ऊपर सवाल क्यों उठाना? देखिए, जनता ने कांग्रेस को क्यों नकारा, हाँ, प्रश्न ये है। अच्छा, और जनता ने बीजेपी को नकारा 2 बार। आप 19 का ले लीजिए, हाँ, और राज्यों में 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, 22 ले लीजिए, किस राज्य में 24 होने जा रहा है। तकिए जनता ही इनको नकारेगी, क्योंकि जनता ने जो कांग्रेस ने किया, जैसे तुष्टीकरण की बात ये कर रहे थे, हाँ। तुष्टीकरण जो है किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, अच्छा। एक जाति समूह के लिए होता है। अच्छा, कि जिस तरह से इन्होंने तुष्टीकरण करके मुसलमानों का वोट बैंक हासिल किया, अच्छा। और जुल्म ज्यादती की। मुस्कुरा रहे हो जावेद भाई, मुस्कुरा रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको याद दिलाऊं 1980, जावेद जी आपको याद दिलाऊं 1980 कांग्रेस के मंच पर बैठे हुए हो, मुरादाबाद का भूल गए ईदगाह के अंदर, लोग खुशी मनाने ईद की नमाज पढ़ने गए थे, 500 लोगों की हत्या कर दी गई, आपकी सरकार थी। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, जिस सरकार में आप बैठे हुए, जिस सरकार में बैठे हो आपको शर्म आनी चाहिए। 500 लोगों को ईदगाह के अंदर भून दिया गया गोलियों से, शर्म आनी चाहिए आपको। आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। उनकी मैं याद दिलाऊं 80 में कौन प्रधानमंत्री था, कौन आपका इस प्रदेश का मुख्यमंत्री था, याद दिलाऊं आपको। कितना जुल्म और ज्यादती मुसलमानों के ऊपर कांग्रेस सरकार ने की है, इसीलिए उठा छोड़ दो। अरे आप शर्म करिए, आप शर्म करिए, जिस पार्टी में है। चलिए ठीक है। मुसलमानों की हत्या, देश की आजादी में 15 लोग, ये तो वक्त बताएगा कौन जाएगा और कौन आएगा, ये वक्त बताएगा। चलिए, ये वक्त बताएगा। सफाई हो गया, ये भारत तोड़ो यात्रा से नहीं होने वाला कुछ, जाने वाले हो। ये भारत तोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। चलिए, आपको जनता ने नकार दिया है, आपने जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म किया। अरे याद करो, आप भागलपुर, मरियाना, मेरठ, मुरादाबाद के दंगों को, ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं। अरे मुस्लिम मोहल्लों में घुस के दिखाओ, तुम्हारे प्रत्याशी मुस्लिम मोहल्लों में घुस के दिखाए, उसको जवाब मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, भागलपुर, मरियाना, मेरठ, हो गया, सवाल भाई हो गया, याद करो, सवाल भाई हो गया, याद करिए, सवाल भाई हो गया, सवाल भाई हो गया। बिरादरी के लोग रहते थे, किस तरह उन पर जुल्म किया गया, किस तरह उनके घरों को फूंका गया। अरे शर्म करो जावेद भाई, जिस पार्टी में आप, अरे शर्म करो। मेरठ में 1980 को याद कर लो, किस तरह ईदगाह के अंदर। अरे शर्म करो आप, अरे शर्म करो आप, आपको शर्म होनी चाहिए जिस पार्टी की आप हिमायत कर रहे हो। उलमाओं का फतवा आ गया कि कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा। चलिए हो गया, आज इसीलिए कांग्रेस को भाई अगर आप ही लोग बोलते रहेंगे, सफाल भाई हो गया, सफाल हुसैन हो गया भाई, हो गया, डिबेट खराब मत करिए। चलिए हो गया, मुसलमानों का हो गया, सफाल भाई प्लीज, सफाल प्लीज, आपको शर्म आनी हो गया, चाहिए, हो गया, आपको शर्म आनी चाहिए। उलझा जाती है, उलझा मुसलमानों जाती की है। हत्यारे न पार्टी, ठीक है, हो गया, कत्लेआम किया इसने। हो गया, सफाल भाई हो गया, कत्लेआम चलिए हो गया, सफाल भाई, सफाल हुसैन डिबेट खराब मत करिए, सफाल हुसैन ने डिबेट खराब मत करिए। कांग्रेस ने कत्लेआम करवाया, शर्म करो। भागलपुर, मरियाना, मेरठ, मुरादाबाद कांग्रेस के कार्यकाल के तरीके। और गिनाऊं आपको, पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खुलेगी, नफरत हारेगी, ये झूठ हारेगा। चलिए हो गया, हो गया, हो गया, तुम क्या मोहब्बत की बात करते हो? देश का बंटवारा, देश का बंटवारा, भारत को के टुकड़े करने वाले हो तुम लोग। तुम मोहब्बत की बात करोगे, कौन से मोहब्बत की बात करते हो? ये अहंकार हारेगा, ये झूठ हारेगा, देश में एक ही ये परिवारवाद नफरत हारेगी, ये अहंकार हारेगा, ये भाजपा परिवारवाद कहते हारेगी, हैं। ये झूठ बोलने वाले चलिए हो गया, सफाल भाई, अब आप अगर साथ रहेंगे डिबेट आगे बढ़ाओ। नहीं मैं बंद नहीं करूँगा, चलिए हो गया, चलिए हो गया, अहंकार हारेगा, ये झूठ हारेगा, ये नफरत फैलाने वाले हारेंगे, ये हारेंगे, नफरत फैलाने वाले हारेंगे। आपका हो गया सफाल हुसैन जी, सफाल भाई मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। डिबेट खराब मत करिए प्लीज, सफाल प्लीज, डिबेट खराब मत करिए प्लीज प्लीज प्लीज, मैं डिबेट करा दूंगा। मुसलमानों पर अत्याचार करने वाली कांग्रेस, मुसलमानों पर अत्याचार करने वाली कांग्रेस। प्रवक्ता प्लीज शांत रहे प्लीज, शर्म करो, शर्म करो। किस तरह कांग्रेस ने मुस्लिम भाइयों का कत्लेआम करवाया था। शर्म करो जावेद मलिक साहब, जावेद मलिक साहब, शर्म करो। जिस नफरत हारेगी, बात कर रहे हो, शर्म करो। चलिए हो गया, सफाल भाई आप चलते रहेंगे, सफाल भाई आप लगातार बोलेंगे क्या, बाकी मेहमान बोले नहीं। आप स्टूडियो में बैठ कर चिल्ला रहे हो, आप स्टूडियो में बैठ कर चिल्ला रहे हो, नफरत हारेगी, अहंकार हारेगा, लोगों के घरों से जनाजे निकल रहे थे, अहंकार हारेगा, जनाजे झूठ निकल रहे थे हारेगा। 1980 में। जाओ मुरादाबाद के लोगों का घर समझो,
जाओ झूठ जाकर के आएगा, भागलपुर नफरत हरियाणा मेरा आएगी, पुराना अहंकार बात है, आएगा। समझो। हो गया इंडिया सवाल भाई हो गया ना जीतेगा, एक वोट नहीं मिलेगा सवाल मुसलमानों में को। कर दूं क्या एक वोट नहीं सवाल मिलेगा भाई नहीं हो गया इंडिया प्लीज एक रविंद्र वोट भाई नहीं मिलेगा मुसलमानों को। इंडिया मैं वैसे जीतेगा, कहता हूँ नफरत एक वोट आएगी। नहीं मिलेगा। नफरत की दुकान बंद चलो, हो गया। कर प्रदेश देंगे में हम। खाता नहीं खुलेगा मोहब्बत कांग्रेस की का। दुकान खुलेगी। ये नफरत और झूठ बोलने वालों को, नफरती चुनटियों को हराएंगे। हो गया। झूठ बोलने वालों हो को, गया। देश बेचने हो गया। वालों को सवाल भाई। हराएंगे। सवाल भाई प्लीज रविंद्र भाई बोलेंगे रविंद्र भाई बोलिए देखिए डिबेट की गर्मा बना रखी लगातार बोले कि डिबेट खराब होगी कोई नहीं सुने पूरी डिबेट ही तुष्टीकरण में चली गई। जी वही मैं देख अब रहा हूं। आइए, जी बोलिए क्योंकि हम अडानी डाइवर्ट से नहीं बौखला होते रहे हैं हैं। ना, मैंने अडानी से कहा बौखला जाते हैं ये। हाँ बोलिए एक झूठ बोलते हैं, अगला झूठ बोलते हैं कि आप उसमें फंस जाइए। अच्छा कहा जनता निर्णय कर रही है, सच बात है, जनता निर्णय कर रही है। ये 21 राज्यों से घट के हाँ 7 राज्यों तक आ चुके हैं। केवल 2 बड़े राज्य हैं। जी पिछले 7 चुनाव, अच्छा हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव नागपुर, जी देश के उपचुनाव, मेघालय का चुनाव, अंधेरी विधानसभा का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, बंगाल पंचायत का चुनाव। अच्छा। जनता ने बुरी तरीके से हरा दिया है इन लोगों अच्छा को। ये तो जनता का निर्णय है। भ्रष्टाचार पे रविंद्र जी जितने प्रदेश आपने गुनाए हैं उनमें किसी एक प्रदेश में आपका विधायक है क्या? मुझे लगता है कि आप पूरी डिबेट में अगर आप बोलना चाहते हैं तो नहीं, मैं बोलना नहीं चाह रहा, आप मैं तो बोल सवाल लीजिए। पूछ रहा हूँ अरे आपसे। अरे बोल बोल रहे क्या दिक्कत गिना दिया है है यार। अरे आप उत्तर प्रदेश में हम आपके हार को गिरा रहे हैं। क्षेत्र की बात करो। हम आपके हार को गिना रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में आपसे बताओ। गाइड नहीं होंगे। आप उत्तर प्रदेश में बताओ, मैं गाइड करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश की बात करो। बुलवाइए। आप एजेंडा आपके मुझे पास लगता है क्या आप सब लोग छोड़ के सवाल चले भाई, सवाल जाइए। भाई। भारतीय जनता सवाल भाई, पार्टी सवाल का- भाई, सवाल भाई, भारतीय जनता सवाल पार्टी भाई, की सवाल भाई, सफलता को प्लीज। इस डिबेट में आने ये दीजिए। हताशा भाई, जो आप प्लीज। भाग रहे हो, आपके पास जवाब नहीं है। यह व्यक्ति आपके पास मुद्दे नहीं है। सवाल भाई, इसीलिए आप कुछ भाग नहीं रहे हो सकता है। इसीलिए आप भाग रहे हो। आपके पास मुद्दे नहीं है। आपके पास सुनने का ताकत नहीं आपके है। पास मुद्दे नहीं आपके है। पास सुनने सवाल का भाई, ताकत जिस नहीं तरह है। है, आप जनता नहीं के रहे, बीच- आप जनता नहीं के कर बीच में सकते जाने हैं का तो मुझे मुद्दा लगता नहीं है है। सबको चलना सवाल चाहिए। भाई, सवाल भाई, सबको चलना चाहिए। सवाल भाई, भारतीय प्लीज। जनता पार्टी का चरित्र दिखाई पड़े। सवाल क्या है? बिल्कुल सवाल खराब क्या नहीं हो खराब रही करिए आप। डिबेट खराब नहीं हो रही चलना चाहिए। है। डिबेट खराब नहीं हो रही है। आप जो क्षेत्रीय दल को हक नहीं है कि बीजेपी देश से की बोल बात रहा हूँ। करें। क्यों हक नहीं बीजेपी है? किसने कह दिया? प्लीज। संविधानिक हक है। ये भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता संविधान विरोधी चरित्र बोल रहा है। किस एजेंडे के साथ आप जनता के बीच में आएंगे? आप अपना एजेंडा बताइए। आप बैठिए आप एजेंडा बताइए। आप एजेंडा बताइए। सवाल भाई अगर ऐसा नहीं बोल सकती। आप भी चलिए, आप भी चलिए। आप बैठिए आप देश के प्रधानमंत्री को झूठा बता रहे हैं। नहीं आप देश के मैं आप सब लोग से निवेदन करता हूं कि डिबेट को छोड़ें। भारतीय जनता पार्टी का आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुका है। अपनी कमी नहीं छोड़ सकता है। सवाल भाई आप डिबेट में बंद रहें मुंह बंद करिए प्लीज डिबेट खराब मत करिए आप देश के प्रधानमंत्री नहीं आप को झूठा सुनिए बता रहे हैं। नहीं आप अपने टर्न पे बोलिए अपने टर्न पे बोलिए ये डिबेट है प्लीज नहीं, देश का प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल रहा है। आप 15 मिनट लीजिए बोलने का पर पूरा बोले पर जब कोई बोल रहा है हर बात नहीं ऐसा हर नहीं व्यक्ति के बीच में मानता हूं आप समाजवादी पार्टी वो अधिकार है। समाजवादी पार्टी के अरे लोग वो आपको अधिकार पता है विपक्ष कि को आप है। मान सम्मान नहीं वो जानते हो अधिकार किसी का विपक्ष को करना। है भाई क्यों नहीं बोलेगा किसी का मान सम्मान करना नहीं जानते हो आप जिस पार्टी से आते हो। ठीक है। लेकिन ये थोड़ी ना कि चलिए, देश ठीक के है। जनता के आपको द्वारा मैं- चुने हुए आपको प्रधानमंत्री को मौका आप दूंगा। झूठा बोलेंगे। अभी रमन आप बोलेंगे। झूठा जैसा आरोप अभी लगाएंगे। रमन जी बोलेंगे प्लीज सवाल मैं पर please। गौरव भाई आपसे पूछता हूं, 2 जी। बात आई है जी कि केंद्र सरकार विपक्ष के लिए काम नहीं करती है। जी ये बहुत आपत्तिजनक है, हमारे संविधान का विरोध है। बिल्कुल फिर कह दिया हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कि एक क्षेत्रीय पार्टियों को राष्ट्र के विषय में बोलने का अधिकार नहीं है। यह भी संविधान का अपमान है। इसी में लोग पले हुए हैं। फिर मैं आता हूं मोदी जी की बात पे, क्योंकि मैं उलझता नहीं हूं। जी मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार। अभी 2 दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी की रिपोर्ट को ये लोग प्रकाशित नहीं होने देते थे पिछले 9 साल से। पहली बार प्रकाशित हुई है। उसमें कहा गया द्वारिका एक्सप्रेस हाईवे जो 18 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर निर्धारित हुआ था, उस पर खर्च किया गया 250 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर। फिर एचएल में एक इंजन बनाने के लिए 159 करोड़ रुपए एचएल ने नुकसान दिया, जिसका सीएजी ने पूरा डिटेल दिया है। एनएचएआई ने एक प्रोजेक्ट में 154 करोड़ रुपए का नुकसान दिया। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना पे बहुत ज्यादा बोल रहे थे जी इसी भाषण पे। जी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना पे जो सीएजी ने बोला है कि एक ही नंबर से जी। 7.5 लाख दुकानें रजिस्टर्ड की गई। जी। इतने बड़े बड़े घोटाले हैं। क्या बोल रही है इन हम नहीं बोलते हैं, मैंने इसमें से कोई भी बात नहीं बोली। जब से बोल रहा हूँ, जी। ये सारे भारत सरकार के आंकड़े थे। क्या क्या और इनका
इनका संकल्प पत्र था। जी। मैंने अपने मन से अब तक कुछ भी नहीं बोला है। जी। उस पर आपत्ति भी फिर से दर्ज कराता हूं। जी। हम विपक्ष नहीं, विपक्ष छोड़ दीजिए, क्षेत्रीय पार्टी छोड़ दीजिए, जनता। हम जनता हैं और पूरे देश के बारे में पूछ सकते हैं। पूरा अधिकार है, पूरा प्रधानमंत्री नहीं, हम किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो। जी। और फिर याद दिलाता हूं जी। कि संविधान ने पूरा विपक्ष को अधिकार दिया है और विपक्ष ही जाके सदन में बैठ के पूछता है। जी। और उस पे आवर्स होते हैं। जी। अनुच्छेद 247 के तहत, अनुच्छेद 161 के तहत ये संविधान ने अधिकार दिया है। बिल्कुल दिया। अगर कोई भी सत्ता का बैठा हुआ पार्टी बोलता है, संविधान का क्या करता है, विरोध, संविधान का विरोध करता है। बिल्कुल करता है। अब आते हैं एक जो उन्होंने इस बार में मदारीपन किया, क्योंकि ये जो हम अपने 15 दिवस और 26 जनवरी के दिन करते हैं, गौरव जी ये अपने शब्द वापस ले। ये पूरा का पूरा जो होता है, मदारी शब्द का जो प्रयोग किया है, ये अपने शब्द वापस लें। लीजिए नवीन भाई, शब्द वापस ले लीजिए। जो अपने शब्द वापस ले मदारीपन किया, ये मदारी शब्द वापस ले लें। मदारीपन में प्रधान सेवक ये बने मदारीपन- मर्यादा- ये मदारीपन में चौकीदार कहा, प्रधानमंत्री को मदारी बना रहे हैं। मदारीपन में उन्होंने भाइयों देश बहनों के कहा, प्रधानमंत्री को मदारी कह रहे हैं। उसी प्रधानमंत्री ने तो कहा मैं 1000 साल का शासन करूंगा। देश के 1000 चुने हुए प्रधानमंत्री इससे को बड़ा मदारी मदारी बताया कोई हो जाए। सकता है जो कहे आज मैं कर रहा हूं, उसका 1000 साल तक प्रभाव रहेगा। केवल 2 आदमी का प्रभाव है इस पूरे भारतवर्ष में, प्रभु श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, और किसी का 1000 साल तक कोई प्रभाव नहीं है। क्या व्यक्ति ये सबसे ऊपर उठ गया है? मदारी ही कहा जाएगा, मदारी ही का नहीं योग्य है। जिसको अपने देश की गरिमा का ख्याल नहीं है, जो प्रभु श्री राम से ऊपर होना चाहता है, जो प्रभु श्री कृष्ण से ऊपर होना चाहता है, उसको इससे भी कुछ और कहा जाए तो कहना चाहिए और कहा जाएगा। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। चलो ठीक है जमीन भाई, आपको पूरा मौका मिलेगा, जवाब दीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर शब्द नहीं होना चाहिए था, पर अमन भाई ने कहा जवाब आप यहाँ पर देंगे। प्रवक्ता कांग्रेस बाहर ले लेते हो, फिर मैं तकी भाई को लेता हूँ। बोलिए मलिक भाई, बोल दीजिए क्या बोल रहे थे आप? मुस्कुरा बोल रहे थे आप फिलहाल। जी मैं ये कहना चाहता हूँ गौरव भाई जी, भाजपा इतनी अहंकार में है, इनके प्रवक्ता हो, इनके नेता हो, इनके मंत्री हो, इनके संतरी हो, 2024 में देश की जनता मन बना चुकी है। झूठ बोलने वालों का सफाया होगा, देश बेचने वालों का सफाया होगा, और जितना इन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है उनका सफाया होगा। सत्य जीतेगा, असत्य हारेगा, इंडिया जीतेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस बार इंडिया की जीत होगी और अहंकार चूर चूर होगा। चूर होगा। ठीक है, रजनीकांत जी कुछ बोल रहे थे आप? तकी भाई को लेता हूँ। नहीं, अच्छा, गठबंधन पूरा मजबूत है। मैं देख रहा था कि रविंद्र भाई ने यहाँ पर बोला कि डिबेट छोड़ देंगे हम, और सपाल भाई मान नहीं रहे हैं, तो आप भी पूरे गठबंधन दल निभा रहे थे यहाँ पर, तुरंत आप भी तैयार होगा जुटने के लिए? नहीं, 2 बातें हैं। बड़ी मजबूती है। 2 बातें हैं। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि तैयारी पूरी हो गई जुटने की, सपा से गठबंधन। जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा सपा से गठबंधन टूटा कब? 2019 के बाद। अच्छा, ये कौन सा दिन और कौन सा डेट रहा? अच्छा, कि जिस दिन हमने सपा से अलग हुआ और मेरी बातें नहीं हुई और हमारा गठबंधन टूट गया, मेरी तरफ से कोई बयान आ गया, आप कयास कुछ भी लगाते रहें। ये तो आपका काम है कि आप कयास लगाएं। हमारे नेता कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, इस पर आपकी नजर रहती है। वो खीर खाते हैं कि खिचड़ी खाते हैं, उस पर आपकी नजर रहती है। सुनिए, नहीं तो आप हम करते हैं ट्वीट, हम लोग पढ़ते हैं, आप उसका अच्छा मतलब भी तो निकालिए। आप निगेटिव क्यों निकालते हैं? हम बम्बई जा रहे हैं। अच्छा, हम बॉम्बे जा रहे हैं, हमारे नेता मीटिंग में जा रहे हैं। अच्छा, तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी ये बताइए, अगर मुख्यमंत्री से रालोट के विधायक मिलते हैं तो फिर क्या अर्थ निकाले? देखिए आप, अच्छा अजीब बात है गौरव जी, ये राजनीति में मतलब ऐसा सवाल है कि मैं तो जो ये अर्थ ही निकाला है, ये थोड़े कहा कि चले गए। नहीं, ये थोड़े चला कि ज्वाइन कर लिया। ये गलत है जी। अगर हम मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, हम भाजपा के किसी दल के संगठन के नेता से मिलने नहीं गए थे। क्या बात है? हम मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शुगर मिलों की और बकाये गन्ने के भुगतान की क्लियरली अखबार के सामने पत्रक दिया, उनसे बात किया, उसके भुगतान पे बात की, वहां की जो समस्याएं थी उस पर बात की, जनता की। ये मेरे विधायक थी, ये मेरे विधायक गए थे, वो जनता की बात करने गए थे। अच्छा, ठीक है। अब उसका कुछ भी कयास निकाला जाए कि मुख्यमंत्री से मिल लिए, मुख्यमंत्री से मिल लिए, नहीं हम ठीक है, कयास निकाले तो उसमें नहीं निकालिए, उसमें क्या दिक्कत है? जी। अच्छा, फिर आज के समय में दल बदलना, जाना आना, अगर हमें जाना हो तो हमें कोई रोक लेगा क्या? अच्छा, मेरे नेता कोई रोक लेगा? सही बात है। हमें भाजपा में जाना हो, कहीं जाना हो, हम चले जाएंगे। जी। अच्छा, लोग कहते हैं गठबंधन, तो 38 दलों का गठबंधन भाजपा की है। तो ये गठबंधन नहीं तो क्या है? अच्छा, ये क्या है? हम तो 26 दल अगर एक साथ जुट रहे हैं, इसमें परेशानी क्यों?
चलिए, ठीक। आपके पास तो 38 दल हैं, तो एक तो गठबंधन का दौर चल रहा जी। है। अब ये किसकी विचारधारा किसके साथ है, ठीक। तो हमारी विचारधारा जहां है हम वहां है। चलिए, ठीक। अभी आप कह रहे थे आप बता ही नहीं सकते कि आप कहां हैं। आप तो हमारे मन के अंतरात्मा को जान रहे हैं कि हम आपका कुछ बता ही नहीं सकते। मैंने पूछा कि आप नहीं नहीं, आप नहीं, अभी हमारे साथी ने, अच्छा। हमारे भाजपा के साथी अच्छा, ने कहा अच्छा। कि आपको मालूम ही नहीं कि आप कहां हैं। ठीक है, तो मैं अब क्या बताऊं, ये लोग प्रधानमंत्री भाजपा के से साथी नहीं, लगता है ग्लूकोन डी पी के एक मिनट, ये लोग प्रधानमंत्री से नकल कर लिए जी, हैं अच्छा। कि कुछ भी बोलते जी। रहो। जैसे मोदी जी कुछ भी बोलते रहे हैं, तो ये लोग भी सीख लिए कि कुछ भी बोलते रहो और जनता उस पर खुश है। अरे मित्र, जमीन खिसक चुकी है, आपको यकीन नहीं है। अच्छा, खिसक चुकी है, ठीक है। जमीन खिसक चुकी है आपकी, चल, पूछता आप हूं। पब्लिक में घूम के देख लीजिए। चल पूछता हूँ ताकि भाई आप बहुत देर से उत्साहित हो रहे थे, लड़ लीजिए, आइए आइए, क्योंकि यहाँ पर आप लड़ेंगे तो आप अभी आप देख लीजिए, उपचुनाव हो रहा है ना, ये नहीं। अभी भर रहे हैं ना पर्चा दारा सिंह, चलिए, दारा सिंह चौहान, आप देख लीजिएगा, भर रहा है, यही देख लीजिएगा, बाकी बातें छोड़ दीजिए। हाँ, बोलिए आप यही चुनाव देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ जिस दिन आप बीजेपी के प्रवक्ता शिवराज साहब शराफत साहब बुलाया करिए, हाँ। उस दिन हम लोग की फोटो लगा दिया करिए, बोल दिया करें बंधन के, अच्छा अच्छा, क्या बात। क्योंकि वो फोटो देख के ही हम लोग बोलने लगेंगे। अच्छा, हम लोग को बोलने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, फोटो लगा दिया करें, ठीक है। और दूसरी बात रविंद्र जी ने जो बात कही थी उसी में ऐड करना चाहता हूं मैं, अच्छा। सपा प्रवक्ता में भाई हैं जी। कि भारत माला प्रोजेक्ट के नाम पे भाजपा ने खुद को मालामाल कर लिया है। अच्छा हर 1 किलोमीटर पे 10 करोड़ का घोटाला है। अच्छा 7.5 लाख किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, उसमें हर किलोमीटर पे 10 करोड़ का घोटाला है। हाँ 7.5 लाख करोड़ का घोटाला है, बहुत बड़ा वो। हाँ और बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी के साथ सीबीआई भी है, सीआईडी भी, ईडी भी, आईटी भी है, पुलिस भी है, अच्छा। एलआईयू भी है। हाँ। और अभी तो उन्होंने कानून बदल दिया, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष चुना जाएगा उसमें एक विपक्ष का नेता भी होगा जी और सीआईजी भी होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा, उन्होंने हटा दिया, उस पर प्रधान में चेंज कर दिया। जी तो बीजेपी चाह रही जो कुछ भी हो सब उसके अनुसार ही हो। जी उनको एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बर्दाश्त नहीं है चुनाव आयोग को नियुक्त करने में। तो जिस तरह के हालात देश में होंगे तो कैसे फेयर इलेक्शन होगा, जनता कैसे विश्वास जीत पाएगी कि जो चुना गया है ईडी का हेड चुना गया वो सही चुनाव करा पा रहा है। अच्छा तो बीजेपी इतनी डरी हुई है कि उसको पता है कि सरकार जाने वाली है। अगर ये सब ना हो, ठीक है। बीजेपी के जो सहयोगी दल है 38 के अलावा अगर सीबीआई, सीआईडी, ईडी, आईटी और ये सब लोग इनके सहयोगी दल है, ये सब ना हो, इनको सहयोग दे रहे ये हैं तो बीजेपी सहयोगी दल बीजेपी है। की 50 सीटें भी ना जाए। बीजेपी के सहयोगी दल है, बड़ी बात कर दी आपने यार। इसी तरह सहयोग तो दे रहे हो, क्या कर रहे हैं 42 हो जाएंगे ऐसे। भाई? ईडी जहां सरकार की रानी होती है ईडी को दी जाती है, सीबीआई में दी जाती है, सीआईडी में दी जाती है, इनकम टैक्स में दिया जाता है। अच्छा। आप देख कितने ईडी ने कितने केस किए बीजेपी के नेताओं के ऊपर और कितने केस के नेताओं पे किए ठीक और कितने परसेंट उसके अंदर कामयाबी पाई है, कितने परसेंट केस में? ठीक है, ठीक पूछ लेता हूँ सवाल लेस भाई। देन 0.5% केसेस में हाँ। वो प्रूव कर पाए कि जो आरोप लगे वो सही चलिए, है। पूछ लो जरा सा सवाल भाई। आप 38 यहाँ पर स्पेशल 38 हो रहे थे, यहाँ पर 38 स्पेशल 42 बता रहे हैं, कह रहे हैं सीडी, ईबीआई, एलआईयू और सब मिला के 4 और है आपके साथ, 42 हो गए। ये सहयोगी दल है क्या आप? इलेक्शन कमीशन भी तो देखिए हम बड़ी देर से बैठे हुए हैं हाँ और चुनाव के मूड में इंडिया जैसा गठबंधन भी इन्होंने बना लिया है। हाँ। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल, समाजवादी क्षेत्रीय दल के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अभी राम की पार्टी है बात, भाई, क्षेत्रीय दल क्या होता है? क्षेत्रीय दल है ना, अच्छा अभी उन्होंने बहुत अच्छी राम की बात की, हाँ प्रभु श्री राम की बात की। हाँ। ये वही पार्टी है हाँ जिसने, आपको याद होगा और इस प्रदेश को भी याद है, भूले नहीं है अभी, कि किस तरह कार सेवकों पे गोलियां चलवाई। अच्छा अच्छा ये भी याद है ये वही प्रभु श्री राम का मंदिर ये किसने वही गिराया था? ये वही पार्टी है, ये भी याद है प्रभु श्री राम का ये मंदिर वही भारतीय पार्टी है जनता जिसने पार्टी कार ने गिराया सेवकों था। पर गोलियां चलवाई अच्छा और उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक दिया था। दंगे 150 दंगे हुए थे। मुख्यमंत्री 150 दंगे, मंदिर 150 दंगे, 150 दंगे। और गौरव भाई, गौरव भाई मैं एक बात सिर्फ दावे से कहना चाह रहा हूँ और इससे पूछना चाह रहा हूँ जो बैठ करके गिरा रहे हैं। 14 में मोदी जी जीते, 19 में जीते, 17 में हम उत्तर प्रदेश में जीते, 22 में हम फिर उत्तर प्रदेश में जीते और 24 में हम 400 पार जीतने जा रहे हैं। और सुनिए अभी तक इतनी 24 के चुनाव में ये अपना एजेंडा नहीं बता पाए और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसका तय है। और आज उन्होंने और मोदी जी ने बता दिया कि 15 अगस्त को अगले वर्ष झंडा हम फहराएंगे, इसलिए कि
हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने बता दिया कि अगले 15 अगस्त को झंडा हम बनाएंगे, लेकिन ये इंडिया का गठबंधन अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाया कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं, आपस में खिचड़ी पक रही है, लेकिन जनता के बीच में अपना एजेंडा नहीं तैयार कर पाए कि हम भारतीय जनता पार्टी के किन मुद्दों पर उतरेंगे। सिर्फ टीवी पर बैठ करके झूठ बोलना, जनता को बरगलाना, इसके अलावा इन दलों के पास कोई काम नहीं। जितने दल बैठे हैं इन सबके नेता कहीं ना कहीं जेल में बंद है, किसी न किसी लूट लिया। 80 करोड़ जनता आप एकदम गलत कर रहे हैं, आप अपना शब्द वापस लीजिए। आप पार्टी के समाजवादी पार्टी के नेता आज भी उत्तर प्रदेश में जेल है, कांग्रेस के जो बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे पूछिए कितने लोग जेल में हैं। आरएलडी के नेता नहीं है, ये मैं गलत बोल गया, आरएलडी के नेता चलिए वापस हो गई, शब्द वापस हो गए, अपना कुछ बोलना था। बाकी कोई ऐसा पार्टी का नेता नहीं जो ये दावे से कहता है मेरा कोई नेता जेल के अंदर और भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं। आपका कोई नेता है कि नहीं है, ये बताएं सफर भाई, आपके कोई नेता है कि नहीं? बताइए। इनका जो विधानसभा है इसमें 2 सजा याफ्ता ही मंत्री हैं। लीजिए, याफ्ता छोड़ दीजिए, सजा याफ्ता इससे बड़ा क्या चीज होती है संविधान, किसी भी देश के संविधान में? आपका सजा याफ्ता तो सजा पा चुका हो, आपका मंत्री आज भी जेल में है, सजा पा चुका हो, आपका मंत्री आज भी जेल में है। मंत्री नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, नहीं नाम आज भी जेल में है, मंत्री नाम आज भी जेल में है, सजा याफ्ता क्या आज मंत्री भी बनेगा? जेल में है, आज भी जेल में है। बनेगा जो सजा याफ्ता होता है वो मंत्री बनता ही नहीं है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। सुनिए, खामोश रहिए, आप चिल्लाइए मत, चिल्ला नहीं रहा हूँ मैं, चिल्लाइए मत, चिल्ला नहीं रहा हूँ हो मैं, गया। खामोश रहिए। आप आजम का चरित्र बताइए, सत्ता से बाहर है, आपका विधानसभा से बाहर है, सत्ता से बाहर हमेशा रहे हैं, आप सजा याफ्ता मुलजिम आजम खान बाहर है। भारतीय जनता पार्टी हमारी आपका। पिछलग्गू रही है, आपका हमारी पिछलग्गू रही है भारतीय जनसंघ के रूप क्या में, होता है भारतीय भाई? जनता पार्टी के रूप में। पिछलग्गू क्या होता अब है? मैं बता रहा था, 2 बार ये क्या है? संविधान का विरोध कर चुके, तीसरी बार संविधान का यह विरोध करते हुए इन्होंने कर दिया कि किसी भी तरीके से जो भी विरोध विपक्ष में बैठा होगा वो पहले अपना नेता प्रोजेक्ट कर लेगा तब चुनाव लड़ेगा, जबकि हमारा संविधान इस चीज को अलाउ नहीं करता है। हमारा संविधान अलाउ करता है कि चुनाव लड़ा जाएगा, सांसद इकट्ठा होंगे, वो अपना नेता चुनेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के खिलाफ लाल किले से बोल दिया कि मैं ही नेता हूं। वही बात ये भी कह रहे हैं और हम ये कह रहे हैं संविधान के तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे, फिर अपना नेता चुनेंगे। तो इनको ना तो संविधान में आस्था है ना देश में आस्था है। मोदी जी अंग्रेज होना चाहते हैं। उड़ी थी, देखिए 12 से 17 तक संविधान की धज्जियां उत्तर प्रदेश में उड़ी थी, इसीलिए जनता ने आपको निकाल कर 67 में आप हमारे पिछलग्गू, 70 में हमारे पिछलग्गू, निकाल कर बाहर कर दिया। 70 में हमारे पिछलग्गू, 89 में हमारे पिछलग्गू। ये चरित्र है आपकी पार्टी का। पार्टी अपना नाम ही बदल दे। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा उस मुहाने पे पहुंच गई थी कि यहाँ पर 2 प्रवक्ता एक साथ डिबेट छोड़ने तैयार हो गए थे। कारण यह था कि बीजेपी प्रवक्ता लगातार बोलते नजर आ रहे थे। खैर, होता रहता है, उत्साह नजर आता है, उत्साह के बाद फिर जब मामला शांत होता है तो दोबारा फिर अपनी उसी डगर पे आ जाता है। खैर, चर्चा महत्वपूर्ण थी। चर्चा में सभी ने अपनी अपनी बात कही। किसी ने आरोप लगाया, किसी ने प्रत्यारोप लगाया, किसी ने अपने विश्वास की बात की, किसी ने अविश्वास की बात की, किसी ने जनता की बात की तो किसी ने जनता के पुराने मुद्दों की बात की। अब जनता के जब मुद्दों की बात हो रही है तो जनता का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, वो होता है देश हित, और देश हित के बाद रोटी, कपड़ा और मकान। जब बात देश की आती है तो सारी जनता एक तरफ जाती है। अब जनता 24 के मुहाने पर पहुंचकर किसको अपना जनाधार देगी ये वक्त बताएगा। पर जो व्यवस्था फिलहाल चल रही है उससे एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि आने वाला 24 चुनाव किसी भी पार्टी के लिए सामान्य नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव के माध्यम से दिशा भी तय होगी, व्यवस्थाएं भी तय होंगी, परिवर्तन भी होंगे और स्पष्ट हो पाएगा कि परंपरा चलेगी या परंपरा बदल जाएगी। बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है तो विपक्ष इस बार उनके खात्मे की बात कर रही है। खात्मा और यहाँ पर योग्यता के साथ तीसरी बार बैठना जनता जनार्दन के हाथ में है, वही तय करती है। क्योंकि जनता है, जनता सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।